ये तस्वीर 10 जनवरी 2024 को ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट शेप्स ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट की थी। तस्वीर HMS डायमंड की है। HMS डायमंड ब्रिटेन की नौसेना का डिस्ट्रॉयर जहाज है। पिछले कुछ समय से रेड सी के इलाके में तैनात है। 9 जनवरी को हूती विद्रोहियों के हमले का जवाब दे रहा था। उसी दौरान ये तस्वीर उतारी गई। वैसे ये पहला या फिर इकलौता मौका नहीं था। अकेले 9 और 10 तारीख की दरमियानी रात ही अमेरिका और ब्रिटेन की नेवी ने मिलकर 21 मिसाइल और ड्रोन अटैक्स को नाकाम किया। ये इजराइल हमास जंग के बीच हूती विद्रोहियों का सबसे बड़ा हमला था। फिर मामला UN सिक्योरिटी काउंसिल UNSC में पहुंचा। प्रस्ताव पास कर कहा गया कि हूती विद्रोही तत्काल प्रभाव से हमले बंद करें। ये ग्लोबल ट्रेड और नेविगेशन से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। हूती बोले, हम नहीं मानते, ये सब पॉलिटिकल गेम है। ये तनातनी पूरे हिंद महासागर के लिए खतरा है। इस झगड़े का फायदा दूसरे गुट भी उठा सकते हैं। पिछले दिनों भारत आ रहे एक जहाज का सोमालिया में अपहरण करने की कोशिश हुई, जिसके बाद भारत को मरीन कमांडोज मार्कोस भेजने पड़े, जो भारतीय दल और जहाज को सुरक्षित वापस लेकर आए। जानकार कहते हैं, अगर रोज का हमला जारी रहा तो अमेरिका और उसके दोस्त यमन में फौज भी उतार सकते हैं। हूती विद्रोहियों का बेस यमन में ही है। वे खुद को वहां का असली शासक बताते हैं और उनके ताल्लुकात ईरान से हैं। तो आज हम समझेंगे हिंद महासागर में इतनी उथल पुथल क्यों है और इस इलाके में किन देशों के क्या हित छिपे हैं। हिंद महासागर के बाद चलेंगे पाकिस्तान, जहां एक पूर्व सैन्य तानाशाह को मौत की सजा सुनाई गई है, राजद्रोह के मामले में, वो भी उसकी मौत के 1 बरस बाद। कौन था वो तानाशाह और इस सजा का मतलब क्या है? नमस्ते, मेरा नाम है उपासना और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। पहले कहानी हिंद महासागर की। इसको अंग्रेजी में इंडियन ओशन कहते हैं। 1515 से पहले इसको ईस्टर्न सी कहा जाता था। दुनिया में कुल 5 महासागर हैं: पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक और एंटार्कटिक। सबसे बड़ा है पैसिफिक, दूसरे नंबर पर आता है अटलांटिक। इंडियन ओशन तीसरे नंबर पर आता है। इसका इलाका भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से लेकर अफ्रीका महाद्वीप तक फैला है। बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, अरब सागर, पर्शिया की खाड़ी, रेड सी या लाल सागर इसी ओशन के हिस्से हैं। कुल जमा 38 संप्रभु देश हैं जो या तो इंडियन ओशन के किनारे पर हैं या इसके अंदर बसे हैं। द्वीपों की शक्ल में कुछ बड़े नाम जान लीजिए: भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव, इजराइल, ईरान, यमन, सऊदी अरब, मॉरिशस, इजिप्ट, सोमालिया, जिबूती, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। इंडियन ओशन से जुड़े देशों की कुल आबादी लगभग 270 करोड़ है, दुनिया की कुल जनसंख्या का 1/3। इससे आपको इसकी अहमियत का अंदाजा हो रहा होगा। हालांकि अहमियत आबादी तक ही सीमित नहीं है, तो फिर और क्या है? 3 पॉइंट्स में समझते हैं। नंबर 1, प्रचुर संसाधन। इंडियन ओशन होकर मिडिल ईस्ट, यूरोप और अफ्रीका के संसाधन चीन और जापान जैसे देशों तक पहुंचते हैं। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक 60% कच्चा तेल इसी इलाके से गुजरता है। 70% कंटेनर्स भी इसी रूट से लाए जाते हैं। नंबर 2, राजनीतिक वर्चस्व। 19वीं सदी में अमेरिका में एक नौसैनिक अफसर हुए, अल्फ्रेड मेहन। उन्होंने कहा था, जिसके हाथ में इंडियन ओशन की चाबी होगी उसका वर्चस्व पूरे एशिया पर होगा। जानकार कहते हैं 21वीं सदी में उनका कहा सच साबित हो रहा है। जब से चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना है, उसने इंडियन ओशन में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। 2017 में उसने जिबूती में अपना मिलिट्री बेस शुरू किया। ये उसकी वन बेल्ट वन रोड परियोजना का हिस्सा है। इसके जरिए चीन अफ्रीका के रास्ते एशिया से यूरोप तक का समुद्री रास्ता तैयार करना चाहता है। वो सेशेल्स, मॉरिशस, श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों में भी सफल भी रहा है। इसके चलते भारत, अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों की चुनौती बढ़ी है। नंबर 3, चोक पॉइंट्स। चोक पॉइंट्स 2 बड़े समुद्रों को आपस में जोड़ते हैं। ये ऐसे संकरे रास्ते होते हैं जहां ट्रैफिक जाम लगने की आशंका सबसे ज्यादा होती है। अगर किसी वजह से ये रास्ते ब्लॉक हो जाएं तो दूरी हजारों किलोमीटर तक बढ़ जाती है। माना जाता है कि पूरी दुनिया में कुल 7 चोक पॉइंट्स हैं। इनमें से 3 इंडियन ओशन में हैं। पहला है मलक्का स्ट्रेट। हिंदी में स्ट्रेट को जल डमरू मध्य कहते हैं। मलक्का स्ट्रेट मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच में है। ये साउथ ईस्ट एशिया को इंडियन ओशन से जोड़ता है। दूसरा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये पर्शिया की खाड़ी को इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है। पर्शिया की खाड़ी के किनारे ईरान, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और UAE जैसे देश हैं। इन देशों के पास कच्चे तेल का बड़ा भंडार है। तीसरा चोक पॉइंट है बाब अल मंडाब स्ट्रेट।
एरिट्रिया, जिबूती और यमन के बीच में। ये जल डमरू मध्य रेड सी को इंडियन ओशन से जोड़ता है और रेड सी आगे उत्तर की तरफ आगे जाकर भूमध्य सागर से मिलता है। सुएज नहर के जरिए ये एशिया को पूरे यूरोप से कनेक्ट करने वाला सबसे छोटा समुद्री रास्ता है। छोटा रास्ता मतलब कम समय और कम भाड़ा, यानी सप्लाई चेन बरकरार और महंगाई काबू में रहेगी। इसका सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर पड़ता है। आज इंडियन ओशन की चर्चा क्यों? क्योंकि आज के समय सबसे बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट की जड़ में यही है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल हमास जंग शुरू हुई। इसने पूरी दुनिया को धड़ों में बांटा। अमेरिका और उसके मित्रों ने इजराइल का पक्ष लिया, जबकि ईरान और उसके दोस्त फिलिस्तीन के बहाने हमास के साथ खड़े हुए। ये अलग बात है कि हमास की तरफ से ईरान खुलकर सामने नहीं आया, मगर उसके प्रॉक्सी गुटों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा ही एक गुट है हूती विद्रोहियों का। हूती विद्रोह का पूरा इतिहास हम दुनियादारी में बता चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हूती जो हैं उनका बेस यमन में है और यमन है बाब अल मंडाब स्ट्रेट के किनारे पर, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बताया। ये स्ट्रेट एशिया से यूरोप और यूरोप से एशिया आने का सबसे छोटा और सबसे सुगम समुद्री रास्ता था क्यों? क्योंकि अक्टूबर 2023 में हूती विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। फिर वे रेड सी गुजरने वाली जहाजों पर हमला करने लगे। बोले कि इजराइल से जुड़ा कोई भी जहाज हमारे टारगेट पर रहेगा। हालांकि वे कई ऐसे जहाजों पर भी हमला कर रहे हैं जिनका इजराइल से कोई लेना देना नहीं था। मसलन 23 दिसंबर को उन्होंने सऊदी अरब से भारत आ रहे केमिकल टैंकर पर ड्रोन अटैक किया। इसके बाद भारत को अपने जंगी जहाज रवाना करने पड़े। इसके कुछ ही दिनों बाद भारत आ रहे एक कार्गो शिप को सोमालिया में बंधक बनाने की कोशिश हुई। तब मार्कोस कमांडोज ने मोर्चा संभाला और भारतीय दल को बचाया। भारत के अलावा अमेरिका ने दिसंबर 2023 में ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन शुरू किया था, रेड सी के इलाके को सेफ बनाने के लिए। ऐलान हुआ कि 20 देश इसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा किसी और ने जहाज नहीं भेजा है। बाकी देश स्टाफ ऑफिसर्स भेजने की बात कर रहे हैं, मगर ज्यादा भार अमेरिका और ब्रिटेन पर ही रहने वाला है। उनके लिए भी लंबे समय तक ऑपरेशन चलाना मुश्किल है। बीबीसी के सिक्योरिटी कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रैंक गार्डनर लिखते हैं, ये बहुत महंगा सौदा है और ये बात हूती विद्रोहियों को पता है। उनके एक ड्रोन की कीमत 1.5 लाख रुपए के आसपास होती है, जबकि उनको मारने वाली मिसाइल लगभग 8 करोड़ रुपए में आती है। इसके अलावा युद्धपोत और दूसरे साजो सामान की मेंटेनेंस का खर्चा अलग लगता है। इसके अलावा जान माल के नुकसान का संकट भी रहता है, इसलिए लॉन्ग टर्म में ये ऑपरेशन नुकसानदेह है। तो आगे रास्ता क्या है? डायरेक्ट अटैक। जानकार कहते हैं अमेरिका और उसके दोस्त यमन में घुसकर हूती विद्रोहियों को टारगेट कर सकते हैं। हालांकि इससे इजराइल हमास जंग का दायरा बढ़ने की आशंका है। कुल जमा बात ये कि इंडियन ओशन का इलाका अभी बारूद के ढेर पर बैठा है। एक चिंगारी लगी नहीं कि इलाका धू धू कर जल उठेगा। आपने पूरा विषय सुना, अब विद्वानों की बात सुनते हैं। हमने इंडियन ओशन के बारे में विस्तार से समझने के लिए भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी और डिफेंस एक्सपर्ट सी उदय भास्कर से बात की। पूछा, इंडियन ओशन का इलाका ग्लोबल ट्रेड और ग्लोबल पीस के लिए कितना अहम है? अगर आप विश्व का जो भूगोल का कल्पना कर सकते हैं, इंडियन ओशन जो कि तीनों जो महासागर है, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन जो कि 3 महासागर है, सबसे छोटा है। वो करीब 7 करोड़ उसका एरिया है, 7 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। और तुलना में ये है कि जो पैसिफिक ओशन है वो करीब 16 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। तो आपको अंदाजा हो सकता है। परंतु व्यापार के लिए खास जब हम हाइड्रोकार्बन या एनर्जी की बात करते हैं, इंडियन ओशन बहुत ही अहम है। कारण वही भूगोल का है कि जो मिस्र का जो प्रांत है वो ऑयल रिच है, हाइड्रोकार्बन रिच है। तो वहां से जितने भी विश्व के बड़े देश हैं, चाहे वो भारत हो या चीन हो या जापान हो या यानी कि इस क्षेत्र में, वो सब ये एनर्जी के सप्लाई या ट्रेड के ऊपर आधारित हैं। जो कि अगर आप मैप को कल्पना कर सकते हैं, जो रेड सी का इलाका है, जो लाल सागर जिसको कहते हैं, वहां से वो नॉर्थ अरेबियन सी जो कि भारत के पश्चिमी तट का सीमित है, वहां से होते हुए फिर दक्षिणी ओर आते हुए वो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं, वो मलाक्का स्ट्रेट की तरफ जाते हैं और वहां से वो साउथ ईस्ट एशिया और साउथ कोरिया, जापान, चीन की तरफ जाते हैं। तो कहा जाता है कि विश्व के करीब 30 से लेकर 40
परसेंट का जो एनर्जी का फ्लो है वो इसी सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन से जाता है, रेड सी से लेके मलाका तक। इसके अलावा और भी व्यापार है, ऐसा नहीं है कि समुद्री तट से केवल ऊर्जा जाता है। चाइना जो है वो बहुत ही आधारित है, जापान जो है वो बहुत ही आधारित है। मान लीजिए कि जितने भी कार बनते हैं, चाहे जापान में हो या चाइना में, वो इसी ट्रेड रूट्स का के ऊपर आधारित है। व्यापार के लिए इंडियन ओशन का जो अहमियत है वो साइज के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, परंतु भूगोल के साथ। और अगर वहां पे कोई भी डिसरप्शन होता है तो इन सब देशों के लिए, और आजकल विश्व का जो सप्लाई चेन है वो बहुत ही नाजुक है, ये सब प्रभावित होते हैं। और इसका भारी जो है खर्चा जो बढ़ जाता है वो आम जनता को चुकाना पड़ता है। किसी देश के तट से 12 नॉटिकल माइल या 22 किलोमीटर तक समुद्री सीमा मानी जाती है। 200 नॉटिकल माइल तक को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है? किसी देश की सीमा से बाहर के समंदर में ऑपरेट करने को लेकर कानून क्या कहता है? पूरे जो विश्व के जो महासागर है और जो समुंदर है, मान लीजिए उदाहरण के लिए भारत के संदर्भ में इंडियन ओशन महासागर है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल जो है वो एक प्रकार से समुंदर कहा जाता है। तो इन पूरा जो रेगुलेशन है, जो कानून है, ये यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज कहा जाता है, अनक्लॉस 1982 में ये लागू हुआ था। और उसके आधारित पूरा जो रेगुलेशन होता है समुद्री तट का वो अनक्लॉस से आता है। और जैसे आपने कहा है 12 मील तक होता है टेरिटोरियल वाटर्स, 200 किलोमीटर की दूरी में होती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और उसके बाद जो है उसको कहते हैं हाई सीज या ग्लोबल कॉमन, यानी कि ये पूरे ह्यूमैनिटी का एक प्रकार का विरासत है, हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड कहा जाता है। वहां पे किसी देश का कानून नहीं चलता है, परंतु इंटरनेशनल लॉ ये है कि वहां पे अगर जहाज जाता है, खास मर्चेंट शिपिंग, तो उसके ऊपर किसी प्रकार का हमला नहीं हो सकता है। यानी कि ये एक कानून है, नियम है। जैसे मान लीजिए अभी हम सिविल एविएशन में हम एक जगह हवाई जहाज में चढ़ते हैं, दूसरे जगह पे उतरते हैं, तो पूरे विश्व के लिए सिविल एविएशन का कानून होता है, नियम होते हैं। उसी प्रकार से समुद्री तट पे आप 200 किलोमीटर के बाहर जब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर आ जाते हैं, किसी देश का इलाका अगर नहीं है, यानी कि जोन नहीं है, तो उसको ग्लोबल कॉमन या हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, जैसे मैंने कहा कि ये पूरा जो विश्व का विरासत है, सबका विरासत है, तो वहां पे फ्रीडम ऑफ सी होता है, और उस फ्रीडम ऑफ सीज का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। और यदि होगा तो अंतरराष्ट्रीय नियमों के मुताबिक उनके ऊपर कठोर कदम उठाए जा सकते हैं। और यहां पे आपका पायरेसी का उदाहरण आता है। पायरेट्स कौन है? वो लुटेरे हैं, समुद्री लुटेरे। तो वो अगर किसी जहाज को कैप्चर कर लेते हैं तो अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक पायरेट्स के खिलाफ काफी सख्त एक्शन लिया जा सकता है। इंडियन ओशन रीजन में भारत का क्या स्टेक है? हम अपने हितों की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने की जरूरत है? सबसे पहले तो ये कि अगर आप भूगोल का फिर दोबारा कल्पना करेंगे तो भारत का जो पोजीशन है वो बहुत ही खास है। कोई और देश नहीं है जिसको इतना मैरिटाइम, जो कहते हैं कि फेवरेबल ज्योग्राफी जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में, यानी कि आपका जो भूगोल है ये बहुत ही पॉजिटिव है, सकारात्मक है, फेवरेबल है आपके लिए। और यहाँ पे भारत की जो विश्वसनीयता है इंडियन ओशन में, वो आमतौर पे स्वीकार किया जाता है। उसका उदाहरण ये है, मान लीजिए कि दिसंबर 2004 में जब सुनामी हुआ था, उस वक्त बहुत सारे देश पीड़ित हुए थे। भारतीय नौसेना जो है सबसे पहले वहां पे पहुंचा था जहां पे ये सुनामी का इफेक्ट हुआ था, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया में हो या श्रीलंका में हो, या उस वक्त भारत के तमिलनाडु कोस्ट के ऊपर भी हुआ था। तो भारत को इंडियन ओशन जो है बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक एरिया है, सामरिक एक क्षेत्र है। और व्यापार के अलावा धीरे धीरे भारत अगर अपना ब्लू इकोनॉमी को बढ़ोतरी अगर दे सकता है, तो भारत के जो डेवलपमेंट के लिए, आम जनता की जो ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए
काफी कुछ फायदा हो सकते हैं। पर अभी तक भारत शायद अपनी मैरिटाइम जो ज्योग्राफी है और जो हमने कहा कि फेवरेबल पोजीशन है ज्योग्राफी का, हम उसका उतना प्रयोग नहीं कर पाए। और मजाक में लोग कहते हैं कि इंडियन ओशन में जो मछली है वो बुढ़ापे से मर जाते हैं, क्योंकि उसको पकड़ने के लिए भारत के पास उतनी क्षमता नहीं है। और ये भी हकीकत है कि दूर दूर से देश आते हैं, उनके ट्रॉलर आते हैं, चाहे वो चीन के हो, कोरिया के हो, ताइवान के हो और प्रांतों का, क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ सी के मुताबिक वो कोई भी वहां पे फिशिंग कर सकता है। पर वो इस प्रकार का फिशिंग कर रहे हैं वो लोग कि वो पूरा उसको खाली कर रहे हैं। और ये भारत के हितों के खिलाफ है, इंडियन ओशन के हित के खिलाफ है। और पूरा फूड चेन के जो लिंकेज होता है वो बहुत ही नाजुक होता है, उसके खिलाफ है। पर भारत अपना ब्लू इकोनॉमी का अभी तक पूरा फायदा नहीं उठा पाया है। पर हो सकता है कि हम धीरे धीरे वहां तक पहुंचेंगे। कारण यह है कि बार बार कहा जाता है कि इंडिया का ज्योग्राफी बहुत फेवरेबल है मैरिटाइम दृष्टिकोण से। पर सच्चाई ये है कि भारत इज सी ब्लाइंड, दैट इंडिया इज नॉट एबल टू रियलाइज कि उसका क्या पोटेंशियल है। तो इसलिए आमतौर पे लोग यही कहते हैं कि दिल्ली जो है वो समुंदर से बहुत दूर है। तो एक प्रकार से अंधा है दिल्ली। इंडियन ओशन में और कौन से देश दबदबा जताने की कोशिश कर रहे हैं और उनका मकसद क्या है? देखिए, चीन जो है इस वक्त भारत के खिलाफ काफी अपना फुटप्रिंट जो है वो बढ़ा रहे हैं। और हाल में ही हम जानते हैं कि पिछले 10 साल से चीन ने इंडियन ओशन के क्षेत्र में, आईओआर जिसको कहते हैं, इंडियन ओशन रीजन, अपने अपना जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और मिलिट्री जो पकड़ है वो बढ़ा रहे हैं, उसको बढ़ोतरी दे रहे हैं। श्रीलंका एक उदाहरण है, पाकिस्तान एक उदाहरण है। अभी अभी मालदीव्स की बात हो रही है। हम जानते हैं कि मालदीव्स के राष्ट्रपति जो नए बने हैं वो सीधा सबसे पहले यात्रा चीन में गए हैं। तो अभी वो मालदीव्स जो एक छोटा सा वहां पे द्वीप है, उन्होंने भारत का जो छोटा सा डॉर्नियर वगैरह का जो स्मॉल यूनिट था उनको बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, वापस भारत भेजने की बात। और चीन को शायद उसी प्रकार का वो एक्सेस या फैसिलिटीज देंगे। उससे भारत के जो सामरिक हित है वो काफी प्रभावित होंगे, काफी उसमें नकारात्मक प्रभाव होगा। और हाल में ही पिछले 2 साल की बात है, चीन ने जिबूती, जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, वहां पे उन्होंने अपना पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस बनाया है। तो आगे आने वाले सालों में मुझे लगता है कि भारत चीन का जो कंपटीशन है वो समुद्री तट में भी पहुंच जाए। ये तो हुआ इंडियन ओशन का तिया पाचा। इस इलाके की जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए हमने संकल्प गुर्जर से बात की। संकल्प मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन में इंटरनेशनल रिलेशंस के अध्यापक हैं। हमने उनसे पूछा, इंडियन ओशन रीजन में वर्चस्व का मतलब क्या है, इससे फायदा क्या होता है? इंडियन ओशन रीजन और वर्चस्व, ये दोनों जब आप शब्द उच्चार रहे थे तो मेरा माइंड गया ग्रेट ब्रिटेन की तरफ। 19वीं सदी में जब ग्रेट ब्रिटेन पूरी दुनिया को कॉलोनाइज कर रहा था, तब माना जाता था कि इंडियन ओशन, हिंद महासागर, एक ब्रिटेन का लेक है, क्योंकि ब्रिटेन का उतना वर्चस्व हुआ करता था। कौन आ सकता है, कौन जा सकता है, कौन क्या कर सकता है, इसके ऊपर ब्रिटेन अपना पूरा नजर रख सकता था। उस तरह का कंट्रोल अभी किसी को उसके बाद में नहीं मिल सका है। इंडियन ओशन बहुत बड़ा है, अगर आप देखेंगे अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट से लेके ऑस्ट्रेलिया तक भारत से होके बहुत बड़ा रीजन माना जाता है। तो उस तरह का वर्चस्व मुश्किल है। लेकिन जो महासत्ताएं होती हैं वो कोशिश करती रहती है। यूएस का एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्रेजेंस होता है। यूएस की जो नेवी है, उनके बहुत सारे जहाज, वॉरशिप जिसे बोलते हैं, वो इंडियन ओशन में रहते हैं। रशिया, जब सोवियत यूनियन हुआ करता था, थोड़ा सा इंडियन ओशन में आने का उन्होंने भी कोशिश की थी। अभी चाइना जो है वही कोशिश उसी तरह से कर रहे हैं। पर्पस ये होता है इस सब के पीछे इंडियन ओशन में आने का, क्योंकि देखिए इंडियन ओशन एक कनेक्टिंग ओशन है। एक तरह से आपको अटलांटिक की तरफ जाना है, यूरोप की तरफ जाना है एशिया से, तो आपको इंडियन ओशन होके जाना पड़ता है। आपको अगर एनर्जी सिक्योरिटी जिसे बोलते हैं, जो ऑयल है, गैस है, वो चाहिए, तो उसके लिए पश्चिम एशिया जो खाड़ी देश थे उनका महत्व हुआ करता था, वो सब भी यहीं से जाता था। इसके अलावा दुनिया के जितने बड़े इकोनॉमिकली ग्रोइंग देश माने जाते हैं वो अभी इंडियन ओशन, इंडो पैसिफिक में है। तो इसके लिए
दुनिया में जितने सब बड़े देश है सब इंडियन ओशन आना चाहते हैं, इंडियन ओशन में अपना प्रेजेंस लगाना चाहते हैं। वर्चस्व मुश्किल है बट अपना यहाँ पे प्रेजेंस, ये उनका अभी का उद्देश्य है। अभी लक्षद्वीप को लेकर भारत और मालदीव में तनाव पैदा हुआ। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन गए, उनसे रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन ओशन की पावर पॉलिटिक्स में मालदीव की क्या जगह है? अगर आप मैप देखेंगे इंडियन ओशन का, तो मालदीव आता है सेंट्रल इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक है वेस्टर्न इंडियन ओशन जो अफ्रीका के कोस्ट से थोड़ा सा ईरान और यहाँ तक आता है। देन सेंट्रल इंडियन ओशन है जिसमें इंडिया का बड़ा हिस्सा है, वो पेनिनसुलर इंडिया है, श्रीलंका आता है उसमें, मालदीव्स आता है। एंड देन देयर इज ईस्टर्न इंडियन ओशन। ईस्टर्न इंडियन ओशन थोड़ा सा चाइना की तरफ जाता है, साउथ ईस्ट एशिया से होकर। मालदीव का जो लोकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मालदीव से मतलब जो जो जहाज वेस्ट एशिया से होके ईस्ट एशिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान जाते हैं, वो सब इंडियन ओशन से जाते हुए मालदीव उनको देख सकता है। मालदीव में अगर जिस किसी का वर्चस्व होगा उसको उस तरह का फायदा मिलेगा। मालदीव से थोड़ा सा ही अगर नीचे जाएंगे तो अमेरिका का सबसे बड़ा इंडियन ओशन बेस है जिसको दिएगो गार्सिया के नाम से जाना जाता है। वो उसी पर्पस की वजह से वहां पे, बिकॉज वहां पे अगर आपका प्रेजेंस है, वहां पे अगर आपका नेवी, आपके इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे सर्वेलेंस कर सकते हैं, तो आप पूरा ट्रैफिक देख सकते हैं। मेरीटाइम ट्रैफिक जिसे बोलते हैं, कौन सा जहाज कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो इसकी वजह से मालदीव का लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी वजह से चाइना मालदीव में आने की कोशिश कर रहे हैं। हूती विद्रोहियों का हमला इंडियन ओशन की स्थिरता के लिए कितना बड़ा खतरा है, और क्या ये झगड़ा जंग में बदल सकता है? हूथियों का महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडियन ओशन में जैसे हम बात कर रहे थे, खाड़ी देशों से निकलने वाला जो तेल है उसको अगर यूरोप भेजना है, उसको अमेरिका भेजना है, तो पश्चिम एशिया से निकल के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज माना जाता है, वहां से निकल के आपको अरेबियन सी से होके गल्फ ऑफ एडन से निकलना पड़ता है और रेड सी तक जाता है वो। तो हूथीज जो है वो उसी रूट पे है। अभी यमेन ऐसा देश है कि स्ट्रेट ऑफ बैब एल मैंडेब जिसे माना जाता है कि जहां से रेड सी और गल्फ ऑफ एडन कनेक्ट होते हैं से, तो वो स्टेट ऑफ बैब एल मैंडेब के सामने यमेन है। हूथीज वहां पे अटैक कर सकते हैं, जिसका मतलब ये हो गया कि जो भी तेल, जो भी जहाज जा रहे हैं उस स्ट्रेट से, वो सब हूथीज के टारगेट बन सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि एक ऐसा माना जाता है नंबर्स के हिसाब से 17,000 शिप्स एवरी ईयर दे पास थ्रू दैट स्ट्रेट बेसिकली। इसका मतलब 10% ग्लोबल ट्रेड वहां से होता है। हुथीज अभी जो पिछले 2-3 महीने में कर रहे हैं उसकी वजह से उसके ऊपर अभी सवाल आने शुरू हो गए हैं। ग्लोबल इकोनॉमी को वो हर्ट कर रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो। इतना बड़ा इम्पैक्ट हुथीज का अटैक्स का रहा है। सो बहुत ही बड़ा मैं समझता हूं कि इम्पैक्ट रहने वाला है अगर ये हुथीज का ऐसा ही चलता रहा तो। इतना देख लीजिए कि आज अभी हम बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस में इसके ऊपर चर्चा हुई थी। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने बोला है हुथीज को कि बंद करो अब ये सब अटैक्स करना, क्योंकि आप इसराइल के लिए, इसराइल को कुछ सबक सिखाना चाहते हैं। हुथीज का मतलब वो है, पर्पस वो है, बट वो क्या हो रहा है, पूरा दुनिया उससे सफर होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। सो इसका इंपॉर्टेंस इस लेवल पे ज्यादा है। आपका जो दूसरा सवाल था कि जंग में बदल सकता है क्या, अभी तक कुछ कह नहीं सकते। अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माना जाता है, एंटनी ब्लिंकन अभी आए थे। उनका पर्पस ही यही था कि ये जो चल रहा है इससे पूरा रीजनल वॉर ना हो जाए, बाकी के देश इजराइल के खिलाफ वापस युद्ध ना शुरू करें। जो 73 के बाद वैसे कोई रीजनल बड़ा वॉर हुआ नहीं है, वही पर्पस है। तो एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि ये कंटेन किया जाए, इसको रोका जाए। एक समय तक सोमालिया के पायरेट्स खूब चर्चा में रहते थे। आए दिन जहाजों पर कब्जे की खबर आती थी, फिर ऐसी घटनाएं कम होने लगी। अब सोमालिया के लुटेरों का नाम कभी कभार ही आता है, ये कैसे हुआ? और हूती विद्रोही सोमालियाई पायरेट से कितने अलग हैं? पहला सवाल, सोमालिया के पायरेसी जो होती थी 2007 से लेके 2012, ये 5 साल थे जब पायरेसी बहुत ज्यादा चर्चा में हुआ करती थी। लेकिन हुआ क्या, 2008 के बाद अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, इंडिया हो, सब देश में एक साथ आके एंटी पायरेसी के लिए नेवल ऑपरेशन शुरू कर दिए। अपने अपने जहाज वो भेजते थे वहां पे, और जो कार्गो शिप्स वहां से जाते थे उनको वो संरक्षण देते थे। अगर अटैक हुए पायरेट्स के तो उनके खिलाफ वो प्रोटेक्शन हुआ करता था।
ये सब एक साथ बड़े देशों ने आके ये एफर्ट किया, इसकी वजह से सोमाली का जो सोमाली पायरेसी थी वो नीचे गई। इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट, इट वॉज अ प्रॉपरली प्लान्ड एफर्ट। अभी जो हुथीस कर रहे हैं उसमें और सोमाली पायरेट्स में दो चीजों का फर्क है। पहला फर्क यह है कि सोमाली पायरेट्स की कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है। सोमाली पायरेट्स ये कर रहे थे पैसों के लिए, जहाजों को वो हाईजैक करते थे, फिर उससे वो रैंसम लेते थे, पैसा लेते थे। हुथीज ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हुथीज अटैक कर रहे हैं एक पॉलिटिकल पर्पस की वजह से। हुथीज को बैकिंग है ईरान का, और हुथीज टारगेट कर रहे हैं वही जहाज जो इजराइल से कनेक्टेड है किसी भी तरह से। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का फर्क दोनों के बीच में है। दूसरा फर्क है, सोमाली पायरेट्स के पास वैसे हथियार नहीं थे जिस तरह के हथियार अभी हुथीज के पास है। एक वीडियो बहुत ही वायरल हुआ है, आप देख सकते हैं कि सोमाली पायरेट्स ने हेलीकॉप्टर से एक शिप पे उतर के, गैलेक्सी लीडर नाम है उसका, कैसे हाईजैक किया है। उसका अगर आप देखेंगे सोफिस्टिकेशन, जिस तरह से वो करते हैं, वीडियो शूट हुआ है, जितना प्रोफेशनलिज्म एक तरह से दिखता है, वो सोमाली पायरेट्स के पास कभी नहीं था। सो हुथीज बड़े ट्रेंड है, उनके पास के हथियार बड़े अच्छे हैं, उनके वेपन्स अच्छे हैं, उनका टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है। सोमालिया के पायरेट्स के पास ये सब नहीं था। एंड along with that, जब आप देखते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आ जाती है, तो हुथीज को कंट्रोल करना सोमाली पायरेट्स को कंट्रोल करने से बड़ा मुश्किल है। हुथीज के लिए आपको ईरान से भी बात करनी पड़ेगी, सिर्फ हुथीज से बात करके होगा नहीं। इंडियन ओशन का चैप्टर यहीं पर रोकते हैं। अब चलते हैं पाकिस्तान, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ की मौत की सजा पर मुहर लगा दी है। 2019 में पाकिस्तान की एक स्पेशल कोर्ट ने उन्हें देशद्रोह के जुर्म में मौत की सजा दी थी। फिर मामला लाहौर हाई कोर्ट पहुंचा। जनवरी 2020 में हाई कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट का फैसला पलट दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, मगर फैसला आता उससे पहले ही दुबई में मुशर्रफ की मौत हो गई। हालांकि उनकी मौत के बाद भी केस चलता रहा। फैसला आया 10 जनवरी 2024 को। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया और स्पेशल कोर्ट की सजा को बरकरार रखा। मुशर्रफ की कहानी क्या है? उनकी पैदाइश दिल्ली की है। परिवार विभाजन के दौरान पाकिस्तान चला गया। मुशर्रफ ने 1961 में पाकिस्तान की मिलिट्री अकादमी ज्वाइन की। 1965 में भारत के खिलाफ जंग लड़ी। 1971 के युद्ध में भी लड़े। काम की बदौलत प्रमोशन मिलता रहा। बाद में सत्ता में बैठे लोगों से करीबी बनाए। फिर 1990 का दशक आया। नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने, वो भी मुशर्रफ से प्रभावित थे। 1998 में उन्हें सेना प्रमुख बना दिया। सीनियरिटी को धता बताकर उन्हें लगा कि वफा का सिला मिलेगा, मगर ये उनकी भूल साबित हुई। मुशर्रफ ने बिना उनको बताए कारगिल में घुसपैठ कराई। फिर जंग हुई और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। फिर 12 अक्टूबर 1999 की तारीख आई। शरीफ ने उनको हटाने का मन बनाया। उस समय मुशर्रफ श्रीलंका में थे। शरीफ उन्हें बाहर ही बाहर निर्वासित कर देना चाहते थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। मुशर्रफ को भनक लग चुकी थी। उनके वफादारों ने कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। पीएम आवास पर कब्जा कर लिया और संविधान भंग कर दिया। नवाज शरीफ को कुछ समय जेल में रखा गया। बाद में परिवार समेत निर्वासित कर दिया गया। 2001 में मुशर्रफ राष्ट्रपति बन गए। 2007 में विरोध बढ़ा, इमरजेंसी लगा दी। अंततः 2008 में राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस पूरे एपिसोड में न जाने कितनी छल, झूठ और हत्याएं हुई। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में मुशर्रफ के लगाए आपातकाल को असंवैधानिक बताया। तब तक वो देश से फरार हो चुके थे, लंदन में जाकर रहने लगे, लेकिन उनके खिलाफ पाकिस्तान में आक्रोश कम नहीं हुआ। 2012 में पाकिस्तान की संसद ने मुशर्रफ के देश लौटते ही गिरफ्तारी का प्रस्ताव पास किया। 2013 में वो देश लौटे, गिरफ्तार हुए, केस चला, विदेश जाने पर पाबंदी लगा दी गई। इसके खिलाफ वो अदालत गए। मार्च 2016 में यह पाबंदी हटा दी गई। मौका पाते ही वो फिर विदेश भाग गए। बाद में पता चला कि वो अमाइलॉइडोसिस नाम की बीमारी से जूझ रहे हैं। दुबई में इलाज चल रहा है। इस बीमारी में इंसान के शरीर में असामान्य प्रोटीन बनने लगता है, जिससे शरीर के अंग काम नहीं करते। वो दुबई में थे, लेकिन पाकिस्तान में उनके कुकर्मों का बदला लेने की तैयारियां चल रही थी। हत्या, तख्ता पलट, इमरजेंसी लगाने के लिए कई केस चल रहे थे। फिर आया 17 दिसंबर 2019 का दिन। पाकिस्तान की एक स्पेशल कोर्ट ने उन्हें राजद्रोह का दोषी पाया और मौत की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने एक लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट किया और देश में बेवजह इमरजेंसी लगाई।
इसके खिलाफ वो लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट वाला फैसला पलट दिया। कहा सरकार बदला लेने के लिए ऐसा कर रही है, उनको मौत की सजा देना असंवैधानिक है। परवेज मुशर्रफ के विरोधियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। केस चला, मगर 5 फरवरी 2023 को उनकी मौत हो गई। फिर 10 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पर मुहर लगा दी। ये भी कहा कि उनके पक्ष से अदालत में कोई पेश नहीं हुआ। उनके वकील ने कहा हमने उनके परिवार से संपर्क किया, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं होना चाहते थे। आज के दुनियादारी में बस इतना ही। शुभ रात्रि।